चुन चुन के ऐसे ऐसे टॉपिक्स को, ऐसे ऐसे पैराग्राफ्स को, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस को हटाए हैं जो कहीं ना कहीं आरएसएस, भाजपा, बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है वो उससे टकरा रही थी। यानी इस देश में जो चीज भी बीजेपी और आरएसएस की जो नफरत अंगेज जो सोच है उससे टकराएगी, उसे निकाल कर फेंक दिया जाएगा। और इस तरह से हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका अपमान किया जा रहा है। जो जोर जबरदस्ती और ताकत की बात करता है उन लोगों की बातों को अब टेक्स्ट बुक में डाला जाएगा और बच्चों का जहन को खराब करने के लिए ये पूरी की पूरी साजिश है। और इसलिए हम इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। पूरे भारत के लोगों को आना पड़ेगा, एक लोकतंत्र में यकीन रखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से ये जो भगवाकारी का जो पूरी मुहिम है इसकी हमें मुखालफत करनी पड़ेगी। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज कई हफ्ते के बाद हमारी बात हो रही है डॉक्टर अभय कुमार से। अभय कुमार दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आपने पीएचडी की है। आप माइनॉरिटीज के इश्यूज पर और सामाजिक न्याय यानी समाजी इंसाफ के इश्यूज पर खास तौर पर दिलचस्पी रखते हैं। आपका इनकलाब में एक रेगुलर कॉलम आता है उर्दू के अखबार में। आप उर्दू में बहुत अच्छा लिखते भी हैं, बोलते भी हैं। हमारी आज जो बात होने वाली है वो बहुत ही अहम इशू पर है। चूंकि खुद आप एकेडमिक फील्ड से हैं, पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला है, तो आजकल जिस तरह से बहुत तेजी से बीजेपी आरएसएस जिस तरह से टेक्स्ट बुक्स में जो एनसीईआरटी की कोर्स की किताबें हैं उनमें तब्दीली कर रही है, बहुत से वो चीजें हैं जो आने वाली नस्लों को वो बताना नहीं चाहते, वो छुपाना चाहते हैं। ये कहकर के कि अब से पहले जो हिस्ट्री पढ़ाई गई है वो एक तरफा थी, अब हम उसको ठीक कर रहे हैं। तो ये हुकूमतें जब भी हिस्ट्री को बदलने की कोशिश करते हैं उसके नतीजे बहुत अच्छे नहीं आते। उस पर बात करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों केरल का एक मीडिया हाउस है मीडिया वन, जो टेलीविजन चैनल भी है और भी उनके और मीडिया आउटलेट्स हैं, उस पर जो पाबंदी लगाई थी सरकार ने उसको हटाने के लिए हुक्म दिया है। और वो जजमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, खास तौर पर ऐसे जमाने में जब मीडिया को, मेन स्ट्रीम मीडिया को गोदी मीडिया बना दिया गया हो। ऐसे बीच में सुप्रीम कोर्ट की कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन, जजमेंट वो बहुत ही अहम है। अब इस वक्त हालत यह है कि कभी कभी मीडिया में भी ये महसूस होने लगा है कि कभी कभी वो करवट बदलना शुरू कर दिया है। चूंकि आने वाले इलेक्शन के नतीजे में क्या होगा, सरकार किसकी बनेगी, क्या होगा, ये कुछ यकीन नहीं है। इसलिए कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि वो हल्के से हुकूमत के क्रिटिकल भी होने लगे हैं। अब ये रीसेंट तब्दीली ये है। अभय कुमार जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया, वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि आप एक एजुकेशनिस्ट होने के नाते जो किताबों में तब्दीलियां की जा रही हैं, जो मुल्क की तारीख में तब्दीलियां की जा रही हैं, महात्मा गांधी के कत्ल के बारे में चीजों को जरा बदल के दिया बताया जा रहा है, आरएसएस पर पाबंदियां लगी उसके बारे में अलग कुछ कहने की कोशिश की जा रही है, और यह भी बताया जा रहा है कि गांधी जी ने जो हिंदू मुस्लिम एकता का सपना देखा था वो शुरू से ही आरएसएस उसके खिलाफ थी। अब क्या कुछ है टेक्स्ट बुक्स में, क्या क्या बदला जा रहा है, हमारे दर्शकों को बताइए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नमेंट ने जिस तरह से टेक्स्ट बुक से जो चैप्टर्स थे, जो कुछ पैराग्राफ्स थे, जिस तरह से उसको हटाया गया है, ये कोई यूं ही नहीं हो गया है। या फिर जिस तरह से एनसीईआरटी यह बात कह रही है कि ये बच्चों के ऊपर बोझ को कम करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक में हम बच्चों को राहत देना चाहते हैं। ये सारी की सारी बातें जो हैं पूरी तरह से झूठ है।
पूरी तरह से फरेब है। ये बिल्कुल एजुकेशन का भगवाकरण, सेफ्रोनाइजेशन जो है उसका बिल्कुल, उसको कट्टर जो मवाद हैं उसको उसके अंदर में डाला जा रहा है। और जो मुल्क की हजारों साल की जो एक सेकुलर हिस्ट्री थी, जो कॉम्युनल हार्मनी की जो हिस्ट्री थी, उसको बाहर किया जा रहा है। तो अगर मैं फिर इसको आसान जबान में कहूं तो ये जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके साथ एक धोखा किया जा रहा है। और जो कट्टरवादी सोच है, जो मुल्क को बांटने वाली जो सोच है, जो कहें कि अपने आप को बड़ा समझने की सोच है, जो एक धर्म, एक नस्ल की जो सोच है, जो उसकी बर्तरी की बात करता है, जो दूसरों को डोमिनेट करने की बात करता है, जो अशांति की बात करता है, जो जोर जबरदस्ती और ताकत की बात करता है, उन लोगों की बातों को अब टेक्स्ट बुक में डाला जाएगा और बच्चों का जहन को खराब करने के लिए ये पूरी की पूरी साजिश है। और इसलिए हम इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। पूरे भारत के लोगों को आना पड़ेगा, एक लोकतंत्र में यकीन रखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से ये जो भगवाकारी का जो पूरी मुहिम है, इसकी हमें मुखालफत करनी पड़ेगी। अगर आप न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहे होंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने चुन चुन के ऐसे ऐसे टॉपिक्स को, ऐसे ऐसे पैराग्राफ्स को, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस को हटाए हैं जो कहीं ना कहीं आरएसएस, भाजपा, बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है वो से टकरा रही थी। यानी इस देश में जो चीज भी बीजेपी और आरएसएस की जो नफरत अंगेज जो सोच है उससे टकराएगी, उसे निकाल कर फेंक दिया जाएगा। और इस तरह से हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका अपमान किया जा रहा है। जो हिंदू मुसलमानों की जो इत्तेहाद और साझी विरासत की जो हमारी इतिहास है उसको जख्मी किया जा रहा है। जो अंबेडकर समाज के जो लोग हैं, जो दलित, पिछड़े, आदिवासी जो लोग हैं, उनके हक और हुकूक पे लाठी मारी जा रही है। तो ये बहुत बुरा है और हम लोगों को इसके खिलाफ उठ खड़ा होने की जरूरत है और इसके खिलाफ एक अवामी तहरीक की जरूरत है। ये अवामी तहरीक कहां से शुरू हो? देखिए, एक बड़ी अजीब बात है कि आमतौर पर किसी भी डेमोक्रेसी में जब कोई हुकूमत कोई फैसला लेती है, अगर वो गलत लगता है अपोजिशन को तो अपोजिशन आवाज उठाती है। इस वक्त तो ऐसा हो रहा है कि एक अपोजिशन का लीडर जो जरा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा था उसको लोकसभा से बाहर कर दिया, उसका मकान छीन लिया, वगैरह वगैरह। तो उसको अपने पर्सनल इश्यूज में ही उलझाने की कोशिश की जा रही है। या इसके अलावा भी, इससे पहले भी अपोजिशन पार्टियां उस मजबूती से बीजेपी आरएसएस के इस एजेंडे के सामने नहीं आकर के खड़ी हुई जैसा कि होना चाहिए था। डेमोक्रेसी में उम्मीद यह की जाती है कि अपोजिशन सरकार की गलतियों को दुरुस्त कराएगी। ऐसा बहुत दिन से नहीं हो रहा है। तो अवाम किसके पीछे खड़ी हो, क्या हो, कहां से यह बात शुरू हो ताकि किसी नतीजे तक पहुंच सके? अपोजिशन पार्टी के को चाहिए था कि इस इश्यूज को वो बहुत ही जोरों शोर से उठाए और सरकार को घेरे। लेकिन आपको भी मालूम है कि अपोजिशन पार्टी को दबाने के लिए हुकूमत ने जो भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, जो भी पब्लिक इदारे हैं, जिनका काम नाइंसाफी को रोकना है, जिनका काम मजलूमों को हक दिलाना है, उनका इस्तेमाल जो है वो अपोजिशन के लीडरों को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। पुलिस का काम बन गया है कि अपोजिशन के लीडर कहीं अगर एहतजाज करें तो उनको आप पकड़ लीजिए, उनको थाने में बंद कर दीजिए। सीबीआई का काम ये हो गया है कि जो लोग बदउनवानी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उनको ना पकड़िए। जो लोग बरसरे इक़्तिदार, जो रूलिंग पार्टीज हैं, अगर उनकी आंखों में आंखें मिलाते हैं तो आप उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा के उनको परेशान कर दीजिए। अब मैंने ये भी सुना कि दिल्ली के जो हमारे वजीर आला हैं केजरीवाल जी, उनके ऊपर भी कैसा है, सीबीआई ने कुछ नोटिस भेज दिया है, समन कर दिया है। उनके बड़े लीडर सिसोदिया जी ऑलरेडी जेल के अंदर में बंद हैं। तो आप देख रहे हैं ईडी, हम कभी ईडी का नाम बहुत नहीं सुनते थे अखबारों में। आजकल ईडी जो है ना
वो बिल्कुल पॉपुलर हो चुका है। जिस तरह से हम नमक और मिर्ची के बारे में जानते हैं, टमाटर और आलू के बारे में जानते हैं, उस तरह से ईडी के बारे में जानते हैं। ईडी, और ईडी उन्हीं लोगों को पकड़ती है जो हुकूमत की बातों से उनका इख्तलाफ है। तो ये बात हमें मानना पड़ेगा कि आज मुल्क के हालात इतने बदतर हो गए हैं कि इमरजेंसी भले वो नाफिज ना की गई हो, कोई लीडर पब्लिक में आके नहीं कहता कि यहाँ पे इमरजेंसी भारत में नाफिज कर दी गई है, लेकिन यहाँ पे एक अनडिक्लेयर्ड यानी घोषित घोषणा नहीं हुई इसकी, ऐलान नहीं किया गया इसका, लेकिन एक इमरजेंसी की सिचुएशंस बनी हुई है। हुकूमत में 2 या 4 लोग की ही चलती है, इंस्टीट्यूशन पे बरसरे इक्तदार का कब्जा हो गया है और अपोजिशन पार्टियों को दबाया जा रहा है। अब देखिए कि अपोजिशन पार्टी को भी चाहिए कि वो मजलूम लोगों का साथ दे, लेकिन मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूं कि हम सब लोग चाहते हैं कि इस देश में एक प्रोग्रेसिव, एक सेकुलर, एक गरीब और एक महकूमों के हुकूक की पासदारी करने वाली एक हुकूमत आए, लेकिन उन सेकुलर पार्टियों के अंदर में भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनकी सोच बहुत हद तक फिरका परस्तों की है। आप ये देखिए कि अभी हाल के दिनों में एक सेकुलर पार्टी भारत की सबसे पुरानी है, उस पार्टी ने अपना एक इजलास किया और उसमें मौलाना आजाद की तस्वीर ही गायब हो गई। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा यूं ही हो गया? मौलाना आजाद की तस्वीर क्यों गायब हुई? अभी राजस्थान में आप देख लीजिए कि वहां पे जेल में बंद कई सालों से जो मुस्लिम जो नौजवान लोग हैं, जो उनको कोर्ट ने कहा कि भाई इनके खिलाफ सबूत नहीं है, इनकी जिंदगी ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी है, इनको आप आजाद कीजिए। उसके बाद वो सेकुलर पार्टी उनको मुआवजा देने के बजाय, जो लोग गलत ऑफिसर्स थे उनके ऊपर कोई तादबी कार्रवाई करने के बजाय, वो लोग किस तरह के बयान दे रहे हैं कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे और इनको हम छोड़ने नहीं देंगे। ये सब किया जा रहा है एक तरह से, मानिए और मत मानिए, ये एक फिरका परस्त जो ताकतें हैं उनको खुश करने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये दिखलाने की कोशिश की जा रही है कि अगर फिरका परस्त ताकतें जो हैं वो फिरका परस्ती में आ गए हैं तो हम छुपे तरीके से हम भी इस खेल में पीछे नहीं हैं। तो हमारा अच्छा, अभय कुमार जी, क्या आपको लगता है कि पुलिस और खुफिया एजेंसियां जो ये मुकदमे चलाती हैं, वो चाहे कांग्रेस की सरकार वाला राज्य हो या बीजेपी की सरकार वाला राज्य हो, एक ही जैसा काम होता है? क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की हुकूमत है, लेकिन फिर भी वो उस राजस्थान के उन लोगों को जिनको अदालत ने छोड़ा है, उनको फिर वो जेल में ही रखना चाहते हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि किसी भी पार्टी की सरकार हो, सिस्टम में ही कुछ लोग ऐसे पहुंच गए हैं जो मुसलसल फिरका वारियत को मजबूत कर रहे हैं और उसमें अपने वो किसी पॉलिटिकल लीडर की बात भी नहीं सुनते हैं? खुफिया एजेंसियों की कहानी कुछ ऐसी है जो मुझे समझ में आती है कि सियासी लीडरों को वो कह देते हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, आप खामोश हो जाओ, चाहे उनकी चार्जशीट कितनी झूठी हो, चाहे अदालतों में उनको कितना ही खिंचाई हो चुकी हो, लेकिन फिर वो जाकर के उस तरह से कर देते हैं। तो आपको ये नहीं लगता कि ये एजेंसियों का और पुलिस का खेल है जिसमें मुसलमानों को फंसाया जा रहा है और वहां आरएसएस के जहन के लोग कुछ ज्यादा मजबूत हो गए? देखिए, लोकतंत्र को समझना होगा आपके इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए। पार्लियामेंट में हमने एक सरकार बना दी, वो सरकार लोकतंत्र की कस्में खाती है, दुरुस्त है, लेकिन हमें अपने इदारों, अपनी संस्थाओं और अपने खानदान और अपने निजी जिंदगी में भी लोकतंत्र और जमहूरी अक़दार को उतारना होगा। मतलब मेरा ये है कि जो भी हमारे इदारे हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे सिक्योरिटी एजेंसी हो, ये सब इदारों का काम है मुल्क की सालमियत को बनाए रखना, मुल्क को मजबूत करना, जो गलत काम करते हैं उनको पकड़ना, उनको अदालत के सामने पेश करना और एक प्रोफेशनल तरीके से कानून के दायरे में रह के संविधान का पालन करते हुए सारे कामों को किया जाए और उनको किसी पॉलिटिकल प्रेशर्स में नहीं आना चाहिए और ना ही किसी तंजीम के दबाव में आना चाहिए, कोई भी तंजीम। लेकिन हुआ ये है, इस मुल्क में बदकिस्मती है कि कभी इन इदारों को लोकतांत्रिक
बनाने के लिए इसके ऊपर कभी ध्यान नहीं गया। मतलब ये कि जो भी हमारे पुलिस प्रशासन में जो लोग भी काम कर रहे हैं, हमने कभी उनको ट्रेनिंग देने की कोशिश की कि वो शहरियों के बारे में क्या सोचते हैं, वो भारत के संविधान के बारे में वो क्या सोचते हैं, वो लोकतंत्र के बारे में क्या सोचते हैं, उनके क्या हुकूक हैं, क्या वो कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में हमने कभी उनको ट्रेनिंग देने की कोशिश की। कभी हमने ये बताने की कोशिश की कि भारत जो है ये फूलों का गुलदस्ता है जहां पे हर धर्म के लोग रहते हैं और सब लोग बड़े प्यार से और आपस में रहते हैं, और भारत की ताकत इसी में है कि सारे धर्म के लोगों अगर प्रेम से रहेंगे, सबके साथ इंसाफ किया जाएगा, किसी के साथ जुल्म और ज्यादती नहीं की जाएगी, तो समाज में मजबूती पैदा होगी। ये बातें नहीं बताई जाती है और एक वेस्टेड इंटरेस्ट है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। मैंने कुछ रिसर्च भी किया है और मैंने पाया है कि अगर आप सिक्योरिटी एजेंसी में अगर आप जाके देखेंगे, चाहे पुलिस हो चाहे दीगर हो, आप देखेंगे कि जो महकूम तबकात है इनकी लोगों की नुमाइंदगी ज्यादा नहीं होती है। मतलब जो उनका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो एक इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो नहीं होता है। और अगर आप आला पदों पे जाएंगे, आप बड़े पोस्ट पे जाएंगे, तो वहां और भी उनकी तादाद कम हो जाती है। जैसे दलित, आदिवासी, बैकवर्ड क्लासेस, मुसलमान, इन लोगों को देखेंगे तो इनकी तादाद जेलों में ज्यादा मिलेंगी, लेकिन पुलिस महकमे में, सीबीआई में, सिक्योरिटी एजेंसीज में इनकी संख्या नहीं मिलेगी, खासकर टॉप पोस्ट पे है भी नहीं। तो इन सारे डिमांड्स को उठाना भारत के लोकतंत्र को और मजबूत करना है। जो भी इंसान अगर इस सवाल को उठा रहा है कि हमें वहां पर भी नुमाइंदगी देनी चाहिए, तो भारत का सच्चा सपूत है, क्योंकि वो ये कोशिश करने की काम कर रहा है कि किसी को ये न लगे कि किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है। लेकिन अगर आप इस तरह के सवालात उठाएंगे तो कहा जाएगा ये साहब तो बड़े कम्युनल हैं, ये साहब तो बड़े सांप्रदायिक हैं, ये तो पुलिस को और आर्मी को एक धर्म के निगाह से देखते हैं। ऐसी बातें नहीं है। अगर कहीं पे दंगा हो और वहां पे अगर पुलिस जाए, कोई दस्ता जाए या फौज का दस्ता जाए या नीम फौजी दस्ता जाए, और वहां पे सारे धर्म और सारे मजहब के लोग अगर उस फौज के अंदर में शामिल हों, तो कोई भी अगर अफसर चाहे कि हम बहुत ज्यादा ज्यादती कर ले तो ज्यादती नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारा अकीदा है और हमारा संविधान भी ये कहता है कि जो भी इंस्टीट्यूशन हो, पार्लियामेंट हो, जुडिशियरी हो, मीडिया हो, पुलिस हो, सीबीआई हो, ईडी हो, हर जगह समाज के कमजोर से कमजोर तबके को एक इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनकी आज यौम पैदाइश पूरे देश भर में और दुनिया में मनाई जा रही थी, उन्होंने एक बहुत ही अहम बात कही थी और इस बात को भुला दिया जाता है। गुलपोशी सब करते हैं लेकिन इस बात को भुला दिया जाता है। और अगर किसी ने अंबेडकर जी को अभी तक नहीं पढ़ा है, तो अगर मैं एक जुमला बोलता हूं, अगर आप उसको दिलों में अगर उसको उतार लें, तो मैं कह सकता हूं कि आपने अंबेडकर जी को बिल्कुल समझ लिया। अंबेडकर जी ने कहा कि अच्छा कानून भी हो, लेकिन अगर उस कानून को पालन करने वाले, उसको इंप्लीमेंट करने वाले लोग अगर सच्चे मन के नहीं हैं, कमजोर तबकात के नहीं हैं, तो इंसाफ नहीं मिलेगा। और अगर खराब कानून भी हो लेकिन महकूम तबकात के लोग हों, समझदार लोग हों, इंसाफ पसंद लोग हों, तो वो उस खराब कानून से भी अच्छी तशरीह निकाल लेंगे और इंसाफ कर देंगे। तो अभी मेरा सवाल यही है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत से मौकों पर ये देखने को मिलता है कि खुद सरकार के लोग ही, पुलिस और जो और महकमे हैं, वो खुद कानून को तोड़ते हैं अदालतों में। ऐसी बहुत हजारों मिसालें मिल जाएंगी। अभी मैं चलना चाहता हूं मीडिया वन वाले मामले की तरफ, जो सुप्रीम कोर्ट ने केरला के टेलीविजन चैनल के बारे में जो उन्होंने एक फैसला दिया है, वो क्या कुछ है और इस वक्त इस किस्म के फैसले की कितनी अहमियत है, क्या कुछ है, जरा ये बताइए।
मैं आपके सारे जो भी नाजरीन हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप एक बार मीडिया वन के बारे में जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के हैं उनका जो बयान है, उनका जो ऑब्जर्वेशन है, उसको आप एक बार जरूर पढ़ लीजिए। ये इंटरनेट पर मौजूद है, अंग्रेजी में है, हिंदी में है, उर्दू में है, आप पढ़ सकते हैं इसको। उस जजमेंट को अगर मैं बहुत ही ब्रीफ मुख्तसर तौर पे अगर यहाँ पे पेश करूं तो आपको ये पहले समझना होगा कि नेशनल सिक्योरिटी यानी कौमी सलामती के नाम पर हुकूमत, इक्तदार में बैठे हुए लोग, इंतजामिया में बैठे हुए लोग प्रेस की आजादी को नहीं छीन सकते। अब मैं इसको एग्जाम्पल के सहारे बतलाने की कोशिश करता हूं। हुआ ये कि केरला में एक बहुत ही पॉपुलर टीवी चैनल है जिसको कहते हैं मीडिया वन। उसको कुछ दिन पहले उनका जो लाइसेंस होता है रिन्यू करना होता है, उसको रिन्यू करने से हुकूमत ने, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिए, रिन्यू नहीं किया तो चैनल बंद हो गया। और उसके ऊपर जो है ये इल्जाम लगाया गया है कि कुछ होम मिनिस्ट्री जो है उनके कुछ एतराजात हैं इस चैनल के बारे में। फिर उस चैनल वालों ने केरला के हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी शिकायत, अपने ग्रीवांसेस को लेके गए और केरला के हाई कोर्ट के सामने जो हुकूमत ने अपना पक्ष रखा कि इस चैनल के बारे में हमारे पास कुछ ऐसे सबूत है कि ये मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में ये कहीं ना कहीं इसका रोल रहा है और इससे मुतालिक उन्होंने कुछ ऐसे सबूत पेश किए कोर्ट में जो कि लिफाफे में बंद थे और उसकी कॉपी को मीडिया को, जो उसका पार्टी था, उसको प्रोवाइड भी नहीं किया गया और जो बैन था उसको कोर्ट ने मान लिया। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। तो सुप्रीम कोर्ट में जब आया तो यहाँ पे जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने इस बैन को हटा दिया और हटाने के बाद कहा कि भाई आप मीडिया को काम करने से नहीं रोक सकते हो। और उसके अलावा उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस भी दिए। पहला ऑब्जर्वेशंस ये है कि एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में, एक मजबूत, एक कामयाब, एक जिंदा जमहूरियत में सरकार की तनकीद करना, सरकार की आलोचना करना, किसी लीडर की पॉलिसियों की मुखालफत करना, किसी लीडर के खिलाफ लिखना, हुकूमत की पॉलिसियों का जोर शोर से उसकी मुखालफत करना, ये कहीं पर भी ये गलत नहीं है। इसकी इजाजत हमारा आईन, हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। और कौमी सलामती, राष्ट्रीय एकता, ये बहुत ही अहम चीज है, ये सर्वोपरि है, इसको कोई रोक नहीं रहा है, इस बात को कोई काट नहीं रहा है। हम, ये देश सुरक्षित है तब हम सुरक्षित हैं। इस देश पे मरने मिटने के लिए हर हिंदुस्तानी तैयार है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, पिछड़ा, अगड़ा, सब मरने के लिए तैयार है। लेकिन साहब ये भी सवाल है कि ये भी तो सही नहीं है कि आप राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे, कौमी सलामती के नाम पे आप क्या करें कि कोई भी क्रिटिसिज्म अगर सरकार के खिलाफ हो तो आप कहें कि अरे आपका जो क्रिटिसिज्म है ये देश विरोधी है, आपका जो क्रिटिसिज्म है कौमी सलामती के खिलाफ है, आप जो हैं वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में मुलविस हैं। तो ये कहने का मतलब है एक डंडा नहीं हो सकता है हुकूमत के हाथ में। सुनिए, सरकार को जनता ने इलेक्ट किया है और सरकार में बैठे हुए लोग कोई खुदा और फरिश्ता नहीं है कि उनसे गलतियां नहीं होंगी। मंत्री, प्रधानमंत्री, कोई भी व्यक्ति, एमएलए, एमपी, वो भी इंसान है, उसके भी अपने जाती मफाद होते हैं, है ना। उसको अंग्रेजी में कहते हैं इनफेलिएबल। कोई इंसान गलत हो ही नहीं सकता, ये तस्वुर करना गलत है। तो ये कामयाब डेमोक्रेसी वही है जहां पे मीडिया, जहां पे सिविल सोसाइटी, जहां पे पढ़े लिखे लोग, हर नागरिक वोट दें और हर दिन सरकार के कामकाज का हिसाब भी ले। किसी लीडर ने कहा, शायद लोहिया जी ने कहा कि अगर सड़कें खामोश हो गई तो पार्लियामेंट आवारा हो जाएगा। कुछ इसी तरह की बात कही। यानी पार्लियामेंट की जिम्मेदारी तभी तय होगी
जब हम सड़कों पर भी पुरअमन तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, संविधान का एहतराम करते हुए, अहिंसक तरीके से, अदम तशद्दुद के रास्ते पे, नॉन वायलेंट तरीके से हम सरकार की पॉलिसीज की मुखालफत करें। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, मीडिया को अपनी जेब में रखने की कोशिश हो रही है। हर दिन हिंदू मुसलमान के नामों पे एक 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 लड़ाई लगाई जाती है। अब मैं बता रहा हूं कि मेरे जैसा इंसान कौमी मेन स्ट्रीम मीडिया के डिबेट में नहीं जा सकता है, क्योंकि उस डिबेट में जाने का मुझे डर है कि कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए, क्योंकि ये गेम प्लान के तहत तो डिबेट किया जा रहा है, जहां पे हिंदू और मुसलमान के नाम पे जज्बात भड़काए जाते हैं। कोई मुल्ला कह के गाली देता है, कोई कुछ करके गाली देता है, वहां पे मार पिटाई की भी नौबत आ जाती है। तो ये देश के लिए सही नहीं है। ये किसी पार्टी को वक्ती तौर पे इक्तदार में रखा जा सकता है, उनको कामयाब बनाया जा सकता है, लेकिन देश को कमजोर कर देगा, खोखला कर देगा। और जिस पार्टी के जो चंद लीडरान ये सब करा रहे हैं, वो अपनी पार्टी को भी खोखला कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि उस पार्टी में अगर लाखों और करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, तो उनकी भी अपनी उम्मीदें हैं, आरजू हैं उस पार्टी में डिसीजन मेकिंग को बनाने में। आप उनको भी जगह नहीं दे रहे हैं। आप बताइए, जो आजकल हुकूमत चल रही है उसमें 2-3 लीडरों के अलावा आप किसी का नाम भी नहीं जानते हैं। तो मीडिया की सिचुएशंस बहुत ही खराब है। एक अनुराधा बासिन करके एक जर्नलिस्ट हैं कश्मीर से, उनका एक लेख आया था न्यूयॉर्क टाइम्स में, वो भी मौजूद है। कश्मीर के बारे में उन्होंने लिखा और उन्होंने कहा, बात मैं अब खत्म कर रहा हूं, कि वहां पे जिस तरह मीडिया के ऊपर पाबंदी है, जिस तरह वहां पे तालाबंदी की जा रही है, जिस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है, ये सब चीजें मुल्क के हालात के लिए सही नहीं है। आप और हम जैसे लोग जो गलत चीजों की तरफ इशारा करते हैं, मजलूमों की बात करते हैं, वो हम अपनी राष्ट्र धर्म का पालन करते हैं, हम अपने राष्ट्र भक्ति का इजहार करते हैं। आखिरी बात डॉक्टर अंबेडकर जी की, डॉक्टर अंबेडकर जी की नजरों में सच्चा इंटेलेक्चुअल कौन है, सच्चा पत्रकार कौन है, सच्चा धर्म सुधारक कौन है? वही है जो समाज का सफाई कर्मचारी है। यानी जो गंदगी पर झाड़ू मारेगा, जो गंदगी की तरफ इशारा करेगा, जो बुराइयों को दूर करने की कोशिश करेगा, जो जुल्म के खिलाफ बोलेगा, जो सरकार की जाति के खिलाफ बोलेगा, जो अकलियतों, महिलाएं, खवातीन, दलित, पासमानदा के हुकूक की बात करेगा, जो अपने समाज और अपने जात और धर्म में बैठे हुए जो गलत लोगों के खिलाफ बोलेगा, ऐसे लोग ही सच्चे अंबेडकरवादी हैं, सच्चे हिंदुस्तानी हैं। इसलिए जो भी टेक्स्ट बुक पे जो हमला हो रहा है, जो मीडिया पे हमला हो रहा है, ये गलत है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये अंबेडकर जी के विचारधारा के खिलाफ है। हम सब लोगों को सजग नागरिक बनके इसके खिलाफ तहरीक छेड़नी पड़ेगी और अपोजिशन पार्टी को भी समझना होगा कि अगर इस बुरे दौर को खत्म करना है उन्हें, तो उनको भी सीधे रास्ते पे आ जाना चाहिए। दिल में कुछ और है, जबान में कुछ है, ये नहीं चलेगा। जी जी, ये बहुत ही अहम बात है कि दिल में कुछ और जबान पर कुछ। और अजीब हालत से देश गुजर रहा है, उसे खुद यानी आम आदमी को ये पता नहीं कि कल कौन सी चीज आ जाएगी। हर दिन अखबार पढ़ करके ऐसा लगता है कि न मालूम और क्या कुछ खराब और गलत खबर आने वाली है। और रात में जो टीवी के डिबेट होते हैं वो तो शरीफ आदमी सुन ही नहीं सकता। उससे तो मैं समझता हूं अगर पूरे देश का कोई एक सर्वे कराया जाए लोगों का हेल्थ का, तो शायद ब्लड प्रेशर और हार्ट के मरीज ज्यादा बढ़ गए होंगे इन पिछले 8-9 साल में, जिस तरह से रात का डिबेट किया जाता है और सिर्फ नफरत, सिर्फ मुल्क को तोड़ने की बातें करते हैं। ये बहरहाल देश की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय कुमार जी, आपने हमें वक्त दिया। आपने दोनों इश्यूज को बहुत अच्छे से बताया कि जो टेक्स्ट बुक्स में जो तब्दीलियां की जा रही हैं, तारीख को बदला जा रहा है, संविधान के खिलाफ काम हो रहा है, मीडिया को जिस तरह से कर्टेल किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, वो देश के जमहूरियत के लिए, देश की डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है और देश के फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। उम्मीद है कि आम लोग अपना हक का संवैधानिक इस्तेमाल करते हुए इस मुल्क को सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अभय कुमार जी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।
मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।